871 विश्वास। उस रात ज़िया रूकिंग ने झाओ जुन्याओ को भेड़िए के नुकीले पैटर्न के बारे में बताया। सम्राट चेनचेन ने कहा कि यह जनरल ये तान के शरीर पर बना हुआ पैटर्न है। ज़िया रूकिंग ने पेंटिंग झाओ जुन्याओ को सौंप दी। इसे देखकर झाओ जुन्याओ ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। क्या आपको यकीन है? क्या ये वुल्फ फैंग पेंडेंट राजकुमारी हाई फैंग के पेंडेंट जैसा नहीं है? अगर ये तान के पास भी यह गुण है तो उसकी वंश परंपरा। झाओ जुन्याओ को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। ज़िया रूकिंग ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। सही। लगभग आधी दोपहर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे समझ आ गया। ये तान का वंश संभवतः पश्चिमी शिया साम्राज्य से संबंधित है। अगर इसे स्पष्ट कर दिया जाए तो यह अच्छी बात होगी। मुझे ठीक से पता नहीं है कि उस समय ये तान को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। वह पश्चिमी शिया साम्राज्य से कैसे आए? सम्राट अब सबसे जरूरी बात यह है कि जनरल ये से पूछा जाए कि उन्हें अपने वंश के बारे में कितना याद है। झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं। क्या होगा अगर वह सचमुच पश्चिमी शिया मूल की हो? मामले को सुलझाने का मतलब होगा कि उसे अपना परिवार मिल जाएगा। ज़िया रूकिंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल। फिर उसने भौहें चढ़ाकर कहा, बस उम्मीद है कि वह उस राजकुमार जिनके चक्कर में न पड़ जाए, चाहे वह किसी की भी बहन या बेटी हो। कुल मिलाकर प्रिंसटन से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है। झाओ जुन्याओ ने कुछ चिढ़ाने वाले अंदाज में उसकी ओर देखा। ओह किंग किंग, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें भी सब समझ आ गया था? ज़िया रूकिंग ने बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे जवाब दे दिया। ये तो स्पष्ट है। राजकुमार जिन के चेहरे पर तो महत्वाकांक्षी भाव साफ झलक रहा है। अगर नहीं तो वे जरूर अंधे होंगे। इसके बाद झाओ जुन्याओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और हल्के से उसके माथे पर थपथपाया। ठीक है, चाहे वे आपस में कितना भी लड़ें, ये पश्चिमी शिया की समस्या है, हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इस सिद्धांत के तहत महान चू राजवंश के हितों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यदि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहे तो हम अच्छे पड़ोसी बन जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो माफ करना, हम में से कोई भी कागज का नहीं बना है। ज़िया रूकिंग ने फिर सिर हिलाया। सम्राट सही हैं। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन झाओ जुन्याओ ने व्यक्तिगत रूप से ये तान को गुप्त रूप से पूछताछ के लिए शाही अध्ययन कक्ष में लाने का आदेश दिया। झाओ जुन्याओ और ज़िया टिंगफेंग उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये तान को पिछले 2 दिनों में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वह थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था, मानो थोड़ा थका हुआ हो। अंदर प्रवेश करते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और सम्मान व्यक्त किया। सम्राट को नमस्कार। झाओ जुन्याओ ने जल्दी से उसे खुद उठने में मदद की। ये तान थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सम्राट, मैं दोषी हूँ। हालांकि झाओ जुन्याओ मंद मंद मुस्कुराए। तुम्हारा क्या अपराध है? दूसरों के जाल में फंसने के अलावा और कुछ नहीं। ये तान ने उसकी बातों पर अपना सिर झुका लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सम्राट और शाही दरबार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, यह मेरी गलती है। झाओ जुन्याओ ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, बैठ जाओ। इस मामले में आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने इस बार आपको किसी और कारण से बुलाया है। कोई अलग कारण? ये तान कुछ हैरान था। इसके बाद झाओ जुन्याओ ने मुड़कर चेनचेन द्वारा बनाई गई पेंटिंग उसे सौंप दी। क्या आपने ये पैटर्न देखा है? ये तान ने पैटर्न को पहचान लिया और एक नजर में ही दंग रह गया। क्या यह मेरे शरीर पर नहीं है? झाओ जुन्याओ ने उसकी ओर देखा। तो ये तुम हो? सम्राट, क्या कुछ गड़बड़ है? ये तान कुछ असमंजस में था। हालांकि वह दिन रात दूतावास के पास तैनात रहती थी, फिर भी उसकी मुलाकात कभी कभार राजकुमारी हाई फैंग और अन्य लोगों से हो जाती थी। लेकिन इतना छोटा भेड़िए के दांत का आभूषण। पहली बात तो यह थी कि यह बहुत कीमती था, आमतौर पर इसे शरीर पर नहीं पहना जाता था। दूसरे, अगर इसे पहना भी जाता तो भी यह कई शानदार गहनों में से सिर्फ एक होता। स्पष्ट नहीं, बल्कि अस्पष्ट। इसलिए ये तांग ने ध्यान नहीं दिया था। इस समय अगर उसके शरीर पर वह परिचित निशान न होता, पहली नजर में तो वह इसे पहचान ही नहीं पाती। लेकिन अगर हम इसे पहचान भी ले तो फिर क्या होगा? ये तांग असमंजस में दिख रहा था। सम्राट, मेरे कंधे के पीछे ये निशान है, यह मेरे बचपन से है। पता नहीं सम्राट को ये कहाँ से मिला, या फिर इसका कोई अर्थ भी है। जब उसने यह बात स्वीकार की तो झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे बोलने लगा। ये तो वुल्फ फैंग पेंडेंट है। क्या आपने इसे नहीं देखा? ये तांग ने पूरी तरह से अचंभित होकर अपना सिर हिलाया। वुल्फ फैंग पेंडेंट क्या है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। झाओ जुन्याओ ने समझाना जारी रखा। ये पश्चिमी शिया शाही परिवार का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि वहां प्रत्येक शाही संतान को जन्म के समय कुल के बुजुर्गों द्वारा भेड़िए के दांत का आभूषण दिया जाता है। ये वुल्फ फैंग पेंडेंट या वुल्फ फैंग रिंग उनकी पहचान का प्रतीक है। एक बार खो जाने पर
पहचान की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये तान तुरंत चौंक गया। यह इतना गंभीर मामला है, इसकी अच्छी तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए। कुछ देर बाद उसे आखिरकार समझ आ गया। भेड़िए के दांत वाले आभूषण को जोड़ते हुए पश्चिमी ज़िया स्वयं। उसे अचानक समझ आ गया और उसने दोबारा पूछा, सम्राट, क्या अब आपको लगता है कि मेरा पश्चिमी ज़िया के साथ रक्त संबंध है? झाओ जुनियाओ ने सीधे सीधे बात करते हुए सिर हिलाकर सहमति दी। सही, आपको अपने बचपन के बारे में कितना याद है? अगर आपके रिश्तेदार सचमुच पश्चिमी शिया से हैं, इस अवसर के माध्यम से अब उन्हें पहचानना भी एक अद्भुत बात होगी। ये तांग ने झट से अपना सिर हिलाया। सम्राट, आप मजाक कर रहे हैं। मैं ग्रेट चू का मूल निवासी हूँ। बचपन में मैं अपने पिता के साथ घने जंगल में शिकार किया करता था, जो घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी में बहुत कुशल थे। खासकर तीरंदाजी में 100 कदम की दूरी से निशाने पर सटीक निशाना लगाना कोई खोखला दावा नहीं था। झाओ जुनियाओ मंद मंद मुस्कुराए। तो आपको बचपन में सिर्फ अपने पिता के साथ शिकार करना ही याद है? ये तांग ने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मेरे शरीर पर भेड़िए के दांतों के निशान होना सामान्य बात है। मेरे पिता रोजाना भेड़ियों, बाघों और तेंदुओं से निपटते थे। शायद इसलिए कि मेरे पिता को ये पसंद था, उन्होंने मेरे बचपन में ही इसे मेरे शरीर पर टैटू करवा दिया था। झाओ जुनियाओ ने एक पल के लिए विचार किया। ये संभव है, लेकिन इस मामले को सुलझाने से पहले हमारे पास एक और काम है। ये तांग कुछ अधीरता के साथ जानने के लिए उत्सुक था। कौन सा कार्य? क्या इसका उद्देश्य उन लोगों को ढूंढना और न्याय के कटघरे में लाना है जिन्होंने मुझे फंसाया? समझ से परे औषधीय काढ़ा लेकर अपराधी बन जाना? क्या आप जहर दिए जाने का दावा कर रहे हैं? क्यों ना आप ये कह दे कि आप मर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन जेल में बिताने पड़े। अगर उसे पता होता कि उसके साथ किसने अन्याय किया है, तो वह इसे ऐसे ही नहीं जाने देती। झाओ जुनियाओ मुस्कुराए, सिर हिलाया। जी हाँ, लेकिन आप पूरी तरह सही नहीं हैं। हमें न केवल अपराधियों को ढूंढना होगा बल्कि यह भी समझना होगा कि उन्होंने आपको फंसाया क्यों। ये तांग ने ये सुना और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सचमुच, सम्राट, आपने जिस तरह से पूछा, वह मुझे भी समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे फंसाया क्यों? उन्हें इससे क्या फायदा होगा? झाओ जुनियाओ ने कुछ पल सोचा, वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। जल्दी मत करो, मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, हम जल्द ही आपका नाम साफ कर देंगे। ये तांग ने सिर हिलाया। धन्यवाद, सम्राट। झाओ जुनियाओ धीरे से मुस्कुराए। कोई जरूरत नहीं है, आज मैंने आपसे सवाल पूछना समाप्त कर दिया है, अब आप वापस जा सकते हैं। अगर कोई बात हुई तो मैं आपको फिर से फोन करूंगा। ये तांग ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां जोड़ ली। जी हाँ, मैं सम्राट के भरोसे के लिए उनका आभारी हूँ। और कोई चारा नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। हम बैककोट सी 872 पारस्परिक पूछताछ। बस निकलने ही वाला हूँ। ये तान को अचानक कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ गया। सम्राट, वह क्या पश्चिमी शिया के राजा को जहर दिया गया है? उन्होंने कौन सा जहर लिया है? क्या ये जानलेवा है? झाओ जुनियाओ ने अपना सिर हिलाया। यह आसनिक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। शाही चिकित्सक झांग स्वयं उनका इलाज करने गए और उन्हें उल्टी कराने की दवा दी। उसने लगातार कई बार उल्टी की और अंत में उसकी जान बच गई। ये तांग ने ये सुनकर राहत की सांस ली, धन्यवाद कहा और फिर चली गई। रास्ते भर वह सोचती रही, वह उस व्यक्ति के लिए इतनी चिंतित क्यों थी जिसे वह जानती भी नहीं थी। लेकिन इस पर विचार करने के बाद पश्चिमी शिया के राजा काफी मिलनसार प्रतीत होते थे। अगर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की और उसने उसे जहर देकर मार डाला, ये वाकई एक बड़ा नुकसान होगा। उसे एक मानव जीवन का बोझ उठाना होगा। उसने बोरेन की हत्या नहीं की, लेकिन बोरेन की मौत उसी की वजह से हुई। एकमात्र जनरल होने के नाते वह इतना बड़ा बोझ सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह एक सम्राट थे। यदि पश्चिमी शिया के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण पश्चिमी शिया साम्राज्य पर राजकुमार जिन का नियंत्रण हो जाएगा। वह वाकई एक भयावह दिन होगा। वह सचमुच लोगों के लिए कष्ट का समय होगा। इसलिए पश्चिमी शिया के राजा की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस तरह सोचने पर ये तान को शक होने लगा। क्या ये साजिश प्रिंस जिन द्वारा रची गई है? आखिरकार दवा का कटोरा तो उसी के हाथ से ही तो लाया गया था। अगर उसने जहर नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? क्या ये स्पष्ट नहीं है? राजकुमार जिन। ये तांग ने अपनी आंखें सिकुड़ी। लेकिन आखिर वह उसे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा था? यदि उसने आर्सेनिक का प्रयोग किया हो, लेकिन घातक मात्रा में नहीं, इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में पश्चिमी शिया के राजा की मृत्यु नहीं चाहता था। वह सिर्फ उसे मरा हुआ देखना चाहता था। लेकिन वह क्या साजिश रच रहा था? उनकी याददाश्त के अनुसार ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने इस व्यक्ति को नाराज किया हो। उनके बीच केवल एक ही बार झड़प हुई थी।
उस दोपहर की बात है जब वह 5वें मास्टर के व्यवहार को सहन नहीं कर सकी और उसने कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। क्या ऐसा हो सकता है कि यह फिफथ मास्टर के लिए था? ये तांग अपनी कोठरी में लगभग पूरी रात इसी बारे में सोचती रही। वह केवल कल्पना ही कर सकती थी। 5वें मास्टर के भावी ससुर के रूप में राजकुमार जिन ने अपने दामाद का बचाव करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक नाटक का आयोजन किया। ओह, ये तांग को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। अप्रत्याशित, उस अभिमानी कमांडरी राजकुमारी को अंततः वश में करने वाला व्यक्ति वास्तव में 5वां मास्टर था। बुरा नहीं, इसे माना जा सकता है। आपसी स्नेह के कारण उन्होंने लोगों को एक समस्या से मुक्ति दिलाई। ये तांग ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। सामान्य कोशिकाओं के विपरीत, इस कोशिका के अंदर की परिस्थितियां काफी अच्छी थीं। अंदर से वह साफ सुथरा था। छोटी खिड़की को छोड़कर बाकी सब कुछ एक सामान्य कमरे से अलग नहीं था। शिया टिंगफेंग ने सुबह फिर से चांदी का इस्तेमाल किया। वह अपनी सेवा में लगे लोगों के साथ अच्छे भोजन और पेय का आनंद ले रही है। इसलिए ये तांग के जेल के दिन बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। ... 2 दिन बाद पश्चिम एशिया के राजा अंततः स्वस्थ हो गए। हालांकि वह अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी त्वचा की रंगत पहले की तुलना में काफी बेहतर थी, जब वह पहली बार बीमार पड़ा था। तथापि जब शाही चिकित्सक झांग ने पश्चिमी एशिया के राजा की नब्ज जांची, उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कहना है, शरीर ठीक है, काफी स्वस्थ है, लेकिन बहुत कमजोर है, उसे और आराम की जरूरत है, और इसी तरह की बातें। आना जाना, लोग जल्द ही इस मामले को भूल गए। राजकुमार जिन और राजकुमारी हाई फेंग अक्सर मिलने नहीं आते थे। 5वें मास्टर की तो बात ही छोड़ी, जिन्हें वास्तव में कोई चिंता नहीं थी। तो अंत में पश्चिमी एशिया के राजा के अलावा केवल शाही चिकित्सक और महल के सेवक ही शेष रह गए थे। वह सोफे पर लेटा हुआ था, खाली कमरे को देख रहा था, और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हे भगवान झांग, मुझे बताए, जीवन में किस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए? शाही डॉक्टर झांग ने सुइयों को समेटते हुए उत्तर दिया, पश्चिमी एशिया के राजा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और शांति से आराम करना चाहिए। ये सब तुच्छ बातें हैं, भविष्य में इन पर ध्यान न देना ही बेहतर है। खुले दिमाग से सोचना महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया के राजा को और भी अधिक कड़वाहट महसूस हुई। खुला, मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँ? मुझे तो अब जीने की भी इच्छा नहीं है। जब राजकुमार जिन उसके लिए दवा का कटोरा लेकर आया, तो उसने सचमुच सोचा कि यह जहर है, जानलेवा जहर। इसलिए अपने प्रिय छोटे भाई को देखते हुए उसने दांत पीसकर वह सारा पे पी लिया। उस क्षण उसने सोचा, अगर वह सम्राट बनना चाहता है तो उसे बनने दो। अब किसी बात का कोई महत्व नहीं रह गया था। शाही डॉक्टर झांग काफी हैरान थे। पश्चिमी एशिया के राजा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस बुजुर्ग अधिकारी ने बड़ी मेहनत से तुम्हारी जान बचाई है, तुम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार राज्य जनता का है और आपको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिमी एशिया के राजा को कड़वाहट महसूस हुई और उन्होंने लापरवाही से उनसे पूछा, आपके बच्चे हैं क्या? शाही डॉक्टर झांग ने ज्यादा नहीं सोचा और उनसे थोड़ी देर बातचीत की। हाँ, मैं 40 साल का हो चुका हूँ, मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है। एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन, हालांकि बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन काफी स्वस्थ हैं। मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब तक वे शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन जीते हैं, उतना ही काफी है। पश्चिमी एशिया के राजा की मुस्कान और भी कड़वी हो गई। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन दुर्भाग्यवश। शाही डॉक्टर झांग महल में कई शर्मनाक मामलों के बारे में जानते हुए आगे पूछताछ करने से बचते रहे। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को संजोकर रखना चाहिए। इस विनम्र अधिकारी ने नरक के द्वार से इसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। तब पश्चिमी एशिया के राजा मुस्कुराए, वास्तव में मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। मेरी एक बेटी भी थी, लेकिन बाद में पारिवारिक कारणों से वह। ये कहते हुए पश्चिमी एशिया के राजा का गला कई बार भर आया। ऐसा नहीं था कि वह उसे याद नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था या उसे चाहता नहीं था, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। शाही डॉक्टर झांग तो और भी ज्यादा हैरान थे। पश्चिमी एशिया के राजा, आपको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। क्या आपकी बेटी? शाही डॉक्टर झांग को अभी अभी इस बात का एहसास हुआ था और वह थोड़ा अचंभित रह गया था। पश्चिमी एशिया के राजा को इसकी आदत सी हो चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं खुद को जरूर संभाल लूंगी। शाही डॉक्टर झांग ने सिर हिलाया। पश्चिमी एशिया का राजा बुद्धिमान है। पश्चिमी एशिया के राजा के चेहरे पर अंततः शांति छा गई और वह थक चुके थे। उसने हाथ हिलाया, बस करो, अब आप सब जा सकते हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, कमरे में मौजूद महल के सेवकों ने जवाब दिया,
और शाही डॉक्टर झांग ने झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक पश्चिमी शिया के राजा ने उसे रोक दिया। पश्चिमी शिया के राजा ने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई उपस्थित तो नहीं है, फिर पूछा, महाराज डॉक्टर झांग, मुझे कुछ पूछना है। यह क्या है? उस दिन मुझे दवा देने वाला ये तान था, है ना? वो लड़की बहुत अच्छी इंसान है। वो कैसी है वो? इस प्रश्न का उत्तर देना शाही डॉक्टर झांग के लिए कठिन था। पश्चिमी शिया के राजा, मैं तो बस एक साधारण चिकित्सक हूँ और वास्तव में दरबारी मामलों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी राय में सीधे राजकुमार जिनसे क्यों न पूछा जाए। लेकिन पश्चिमी शिया के राजा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उससे न पूछना ही बेहतर होगा। उससे पूछना उस लड़की को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने जैसा है। उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। पश्चिमी शिया के राजा को कुछ दुख हुआ। उसकी भौहों और आंखों में हमेशा एक जानी पहचानी सी अनुभूति रहती थी। ये भावना स्पष्ट और अंतरंग थी। उस लड़की को देखते ही उसका दिल गर्म हो गया और उसके प्रति और अधिक देखभाल करने की तीव्र इच्छा से भर गया। बेशक ये स्नेह एक पिता का अपनी बेटी के प्रति था। शाही डॉक्टर झांग ने उनके हाव भाव को देखकर कुछ दया महसूस की और थोड़ा सा खुलासा किया। मैंने सुना है कि जनरल ये को न्याय मंत्रालय की जेल में हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी शिया के राजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक लंबी आह भरी। उन्हें कुछ हद तक असंतोष महसूस हुआ। उन्हें दंडित करना ही काफी था। एक छोटी बच्ची को क्यों परेशान करना? अगर उनकी बेटी अभी भी जीवित होती तो वह भी लगभग इसी उम्र की होती। C873 सगाई। शाही डॉक्टर झांग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, आह भरी और चले गए। कमरे में केवल किंग वेस्टर्न शिया ही बचा था। बेशक उसकी सेवा में नौकर चाकर मौजूद थे। जब शाही डॉक्टर झांग चले गए तो एक हिजड़े जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। अंतर ये था, शाही डॉक्टर झांग शाही चिकित्सा ब्यूरो गए, जबकि यह व्यक्ति महल लौट आया। अंततः वह पांचवें गुरु के सामने खड़ा हो गया। पिछले 2 दिनों से फिफत मास्टर काफी खुशमिजाज हैं। ये तान द्वारा पश्चिमी शिया के राजा को जहर देना पहले से ही एक निर्विवाद तथ्य था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो यह एक ऐसा अपराध होगा जिसके लिए पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जा सकता है। उस समय न केवल ये तान बच नहीं सकता था, बल्कि उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े जिया परिवार और यान परिवार भी इसमें शामिल हो सकते थे। वो बदमाश यान चेनाई, क्या उन्हें अभी हाल ही में नगर गश्ती अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं मिली? इसमें इतनी प्रभावशाली बात क्या है? इस बार चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ गए हो, मैं तुम्हें नीचे गिराने का पूरा ध्यान रखूंगा। और वो जिया परिवार, यदि हम नागरिक अधिकारियों की बात करें तो जिया परिवार का मुखिया मात्र एक प्रीफेक्ट है। आंजो का एक प्रीफेक्ट जिसे किसी भी समय पदोन्नत किया जा सकता है। अगर हम सैन्य जनरलों की बात करें तो जिया टिंगफेंग मात्र तीसरे दर्जे का सैन्य मार्क्विस और शाही वन सेना का कमांडर है। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि गरीब नहीं है, लेकिन इसे अच्छी भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पांचवें गुरु के प्रति उनकी पूर्णतः उपेक्षा की। शिया परिवार, जो न तो साहित्य में और न ही युद्धकला में उत्कृष्ट था, भला कैसे एक कुलीन रानी को जन्म दे सकता था? और वह भी इतनी दबंग कुलीन रानी। मेरी माता और छठे भाई को दी गई 80 कोड़ों की सजा मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय नोबल कंसोर्ट जियान ने महारानी के सामने जरा भी दया नहीं दिखाई थी, और मैं ये बात भूली नहीं हूँ। इस बार हम हिसाब बराबर करेंगे। जैसे जैसे वह विचार कर रहा था, पांचवें गुरु का मूड और भी अधिक उत्साहित हो गया। वह बहुत खुश था। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि महल के एक सेवक ने उससे मिलने का अनुरोध किया है। पांचवें गुरु ने स्वयं को संभाला, औपचारिकता पूर्वक बैठे और उस व्यक्ति को अंदर बुलाया। वह व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया और सम्मान व्यक्त करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाद उसने राजा वेस्टर्न शिया के आसपास देखी और सुनी गई हर बात की रिपोर्ट पांचवें गुरु को बिना किसी विवरण को छोड़े दी। पांचवें गुरु ने जानकारी को टुकड़ों टुकड़ों में सुना, उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी का चयन करना। अचानक उसके चेहरे के भाव स्थिर हो गए। क्या आपने कहा? पश्चिमी जिया के राजा की एक बेटी है। महल के सेवक ने जल्दी से सिर हिलाया। जी हाँ, सेवकों ने यह बात स्वयं पश्चिमी जिया राजा से सुनी थी। पांचवें गुरु ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। अगर सचमुच उसकी बेटी है तो वह राजकुमारी है। वह अपने मन में राजकुमारियों और कमांडरी राजकुमारियों के महत्व का आकलन करने लगा। और क्या वह राजकुमारी को सफलतापूर्वक पकड़ पाएगा? महल के सेवक ने बोलना जारी रखा। हालांकि सेवकों ने राजा वेस्टर्न जिया के लहजे से सुना कि ऐसा लगता है कि राजकुमारी का निधन हो चुका है। न रह जाना। पांचवें गुरु को और भी अधिक आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। गुजर जाना अच्छा है। इसका मतलब है कि कमांडरी की राजकुमारी ही इकलौती हैं, और अब उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार राजकुमार जिन अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए पहले ही सहमत हो चुके हैं।
मामला बंद होने के बाद वे शादी के बंधन को औपचारिक रूप देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमांडरी की राजकुमारी भी अब बिना शर्त उसके प्रति समर्पित है। यह अवसर कितना दुर्लभ है, किसी और के साथ शायद यह इतना आसानी से नहीं हो पाता। अतः ये परिणाम अत्यंत संतोषजनक है। कुछ देर विचार करने के बाद पांचवें गुरु ने भव्यता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब आप अपना इनाम ले सकते हैं, और अगर कोई हलचल हो तो दोबारा सूचना देना। जी हाँ, धन्यवाद गुरुजी। महल के सेवक के चले जाने के बाद पांचवें गुरु ने कुछ देर सोचा और झाओचिन महल की ओर चल दिए। शाही अध्ययन कक्ष में हाई फैंग ने किसी तरह की बदसलूकी नहीं की थी, और आखिरकार वह फिर से वहीं रहने लगा। उस समय झाओ जुन्याओ स्मारकों की समीक्षा कर रहे थे। पांचवें गुरु के द्वार से प्रवेश करते ही उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया। झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए शांत स्वर में कहा, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। धन्यवाद शाही भाई। पांचवें गुरु उठे और एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गए। झाओ जुन्याओ ने प्रश्न पूछते हुए स्मारक दस्तावेजों की समीक्षा जारी रखी। चूंकि आप अब यहाँ हैं, तो क्या कोई बात है? पांचवें गुरु ने एक क्षण सोचा और सीधे बोलने का फैसला किया। शाही भाई, ये पश्चिमी ज़िया राजा को जहर दिए जाने के मामले के बारे में है। कमांडरी की राजकुमारी, उसने मुझसे बार बार एक संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया, जिसमें शाही भाई से पश्चिमी ज़िया के राजा के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने, अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने और पश्चिमी ज़िया के राजा को स्पष्टीकरण देने की विनती की गई थी। ये सुनकर झाओ जुन्याओ मुस्कुरा उठी। इस मामले की जांच मैं ही कर रहा था। न्याय मिलने से पहले अपराधी को ढूंढना जरूरी है ना? झाओ जुन्याओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अर्थपूर्ण भाव से उसकी ओर देखा। पांचवें गुरु को घूरे जाने से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने झाओ जुन्याओ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। हाँ, शाही भाई सही कह रहे हैं। झाओ जुन्याओ ने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। क्या कोई और बात है? पांचवा गुरु, अपने शाही भाई के सामने वह तुरंत ही खुद को पारदर्शी महसूस करने लगा। अपराध बोध और बेचैनी महसूस करते हुए उसके मन में आने वाले किसी भी छोटे से विचार को छिपाना असंभव सा लगता था। उन अत्यंत बोधगम्य आंखों ने अकथनीय रूप से भय उत्पन्न कर दिया। नहीं, और कुछ नहीं। झाओ जुन्याओ फिर हंसे। अगर और कोई बात नहीं है तो आप जा सकते हैं, मैं अभी काफी व्यस्त हूँ। अब तक की बातों के बाद पांचवें गुरु केवल जाने के लिए उठे। शाही अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए पांचवें गुरु को अभी भी चिंता महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि उन्हें स्थिर रूप से चलने में भी कठिनाई हो रही थी। क्या शाही भाई ने मेरी असलियत जान ली? ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए। अगर आप इस मामले पर गंभीरता से विचार करें, तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे जैसे भी गणना करें, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पांचवें गुरु ने स्वयं को संभाला। तभी वह शांति से वहां से चला गया। डाकघर में जब पांचवें गुरु पहुंचे, तब तक शाही डॉक्टर झांग राजा वेस्टर्न शिया की नब्ज जांच रहे थे। राजकुमार जिन वहां मौजूद नहीं थे, केवल हाई फैंग ही उनके बगल में इंतजार कर रहे थे। उसने कुछ देर तक पूछताछ करने का नाटक किया, फिर हाई फैंग को बाहर खींच लिया। हाई फैंग थोड़ा हैरान था। क्या गलत? पांचवें मास्टर को अपराधबोध महसूस हो रहा था। मुझे क्षमा करें फैंग फेंग, मैं। हाई फैंग और भी ज्यादा हैरान था। आपको क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट चू के सम्राट इस मामले की जांच करने के इच्छुक न हो? पांचवें गुरु ने व्यथित होकर अपना सिर झुका लिया। फैंग फैंग, शाही भाई ने कहा, इस मामले की आगे जांच होनी चाहिए। फिलहाल वह हमें जवाब नहीं दे सकता। हाई फैंग का चेहरा तुरंत बदल गया और गुस्से से लाल हो गया। यह ऐसा कैसे हो सकता है? ये तांग ही वह अपराधी है जिसने मेरे शाही चाचा को जहर दिया। ये तो इतना स्पष्ट है, क्या इसकी जांच करने की भी जरूरत है? पांचवें गुरु क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हाई फैंग गुस्से में आकर जाने के लिए मुड़ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? कमांडरी की राजकुमारी होने के नाते मैं महल जा रही हूँ, सीधे उस घिनौने सम्राट से सवाल करने के लिए। पांचवें गुरु ने तुरंत उसे रोक दिया। फैंग फैंग, इस मामले में शांति बनाए रखना जरूरी है। पश्चिमी ज़िया के राजा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट को हिसाब देना ही होगा। तत्काल कार्य यह है कि हमें सबूत खोजने में तेजी लानी होगी। हाई फैंग ने गुस्से से घूरा। प्रमाण? दवा का कटोरा ही सबूत है। इसे मेरे पिता ने स्वयं देखा था, और इसे केवल ये तांग ने ही संभाला था। अगर उसने जहर नहीं मिलाया है, तो क्या यह मेरे पिता का काम हो सकता है? उसने गुस्से से कहा। पांचवें गुरु की आंखें अचानक चमक उठी। उन्होंने जल्दी से कहा, बेशक ये राजकुमार जिन नहीं है। फैंग फैंग, ज्यादा मत सोचो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। कृपया शांत हो जाए और हमारी औपचारिक सगाई के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? ये सुनकर हाई फैंग चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा आपने?
सगाई, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? पांचवें गुरु मुस्कुराए। फैंग फैंग, शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन राजकुमार जिन ने पहले ही तुमसे मेरी शादी तय कर ली है। यह मामला सुलझने के बाद हम औपचारिक रूप से सगाई कर लेंगे। C874, अपने दिल की बात कहना। हाई फैंग ने सुनना समाप्त किया और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तब पांचवें गुरु ने पूछा, क्या हुआ फैंग फैंग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? उनकी आंखों में स्नेह भरा था और उनके चेहरे पर एकाग्रता झलक रही थी। फैंग फेक, चिंता मत करो, मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक राजकुमार था, दूसरा एक सेनापति की राजकुमारी। पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से एक आदर्श जोड़ी थी। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, यह शादी एक खूबसूरत कहानी थी। फिर भी हाई फैंग को इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। उसके भावपूर्ण चेहरे को देखकर उसका दिल स्पष्ट रूप से ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई हिरण बेकाबू होकर दौड़ रहा हो। लेकिन जैसे ही शादी का विषय उठा, उसने थोड़ा अनिच्छुक हो गया। क्या ये प्यार था या नहीं था? हाई फैंग ने दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे इस बारे में सोचने दो। पांचवें गुरु ने उसे बाध्य न करने की इच्छा से अत्यंत शालीनता से कहा, ठीक है, शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। चाहे तुम कितना भी सोच लो, फैंग फैंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने जोश से कहा। हाई फैंग ने दोबारा उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और भागने के लिए मुड़ गया। पांचवें मास्टर ने उसकी पीठ पर नजर रखी, मानो वह अपने शिकार को पहले से ही अपनी पकड़ में देख रहा हो। वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। डॉट डॉट डॉट, पांचवा गुरु वहां से चला गया। हाई फैंग राजकुमार जिन के आंगन में गया। दोपहर होते होते राजकुमार जिन यहाँ दोपहर का भोजन तैयार कर रहे थे। हाई फैंग को आते हुए देखकर राजकुमार जिन ने बड़ी चतुराई से उसे भोजन के लिए रुकने का अनुरोध किया। अपनी बेटी के बेचैन व्यवहार को देखकर राजकुमार जिन ने पूछताछ की, क्या हुआ फैंग फैंग, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? हाई फैंग बहुत असहज लग रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखा, कुछ पल असमंजस में रही और फिर पूछा, पिताजी, आपने मेरी सगाई पांचवें राजकुमार से क्यों कर दी? राजकुमार जिन आश्चर्यचकित दिखे। क्यों? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, फैंग फैंग। हाई फैंग चकित रह गया। पिताजी, मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? राजकुमार जिन ने पूछा। तो फिर आप उसे पसंद नहीं करते? हाई फैंग के मन में तुरंत झाओ जुन्याओं से मिलता जुलता चेहरा और उसका सौम्य स्वभाव उभर आया। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैं उसे पसंद करती हूँ। तो फिर बात पक्की हो गई। राजकुमार जिन ने गंभीरता और विनम्रता से बोलना शुरू किया, फैंग फैंग, अब तुम इतनी जवान नहीं हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसे तुम पसंद करती हो और जो तुम्हारे पिता को भी संतुष्ट करता हो, इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है और तुम्हारी सगाई उससे कर दी है। क्या यह अच्छा नहीं है? हाई फैंग ने गहरी दुविधा में अपनी भौहें सिकुड़ी। अच्छी है, बेशक यह अच्छा है, राजकुमार जिन ने अपनी छाती पीटते हुए आश्वस्त किया। हाई फैंग बड़बड़ाया, क्या मैं उससे शादी करके सचमुच खुश रहूंगी? पिताजी, हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हजारों मील की दूरी पर। राजकुमार जिन बस हंस पड़े। ये कुछ नहीं है, यह ज्यादा से ज्यादा एक महीने की यात्रा है, और अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो इसे एक अवकाश यात्रा समझें। प्रिंस जिन ने इस मामले पर बहुत खुलकर अपनी राय रखी। लेकिन अगर मेरी शादी हो जाती है और मुझे परेशान किया जाता है, और पिताजी मेरा साथ नहीं दे पाते? राजकुमार जिन फिर हंस पड़ा। फैंग फैंग, शादी के बाद तुम राजकुमारी बन जाओगी। जब तक तुम दूसरों को धमकाओगे नहीं, तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? हाँ हाँ हाँ, इस मामले में राजकुमार जिन को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। इसके बाद हाई फैंग के पास कोई और बहाना नहीं बचा था। वह केवल अपने होंठ काट सकती थी। ठीक है, अगर पिताजी चाहते थे कि वह शादी करे, तो ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उसे वह चेहरा कुछ ज्यादा नापसंद नहीं था। वह उसके साथ काफी खुश रहती थी, है ना? शायद किसी को पसंद करने का एहसास ऐसा ही होता है। हाई फैंग के सिर हिलाते ही राजकुमार जिन तुरंत खुशी से झूम उठे। यही तो जज्बा है, सचमुच हाई परिवार की एक कमांडरी राजकुमारी, साहसी और तैयार। हाँ हाँ। हाई फैंग ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा असहज हो गया था। डॉट डॉट डॉट, 2 दिन और बीत गए। शाही चिकित्सक झांक की देखरेख में राजा वेस्टर्नजिया का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। आज सुबह वे स्वयं महल में जाकर अपना आभार व्यक्त करने गए। झाओ जुन्याओ ने उनके मनोरंजन के लिए झाओचेन महल में एक भोज का आयोजन किया। पश्चिमी राजा जिया इनकार नहीं कर सके और उन्हें दावत में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा। मेज पर परोसे गए व्यंजन शाही रसोई के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन थे
और उनमें से कई क्लासिक पश्चिमी शिया व्यंजन थे। झाओ जुनयाओ ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराया। ये संपूर्ण भोज हमारे महान चू राजवंश के शाही रसोइयों द्वारा तैयार किया गया था। पश्चिमी ज़िया के राजा, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आपको उनके कौशल को आजमाना चाहिए। 2 कप पीने और 2 व्यंजन चखने के बाद राजा वेस्टर्न ज़िया ने प्रशंसा की। सचमुच, ये बहुत बढ़िया है। आपके महान चू राजवंश के पास वास्तव में प्रचुर संसाधन और समृद्ध लोग हैं। हमारे पश्चिमी शिया साम्राज्य में यही व्यंजन इतने उत्कृष्ट ढंग से तैयार नहीं किया जाता था। ये सुनकर झाओ जुन्याओ हंस पड़ी। हर जगह अपने अपने लोग पैदा करती है, छोटे मोटे अंतर तो सामान्य बात है। अगर सब कुछ एक जैसा होता तो वह प्रामाणिक नहीं होता। आओ, अगर पसंद आए तो और खाओ। पश्चिमी राजा ज़िया ने तुरंत धन्यवाद व्यक्त किया। धन्यवाद, महान चू के सम्राट। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में टोस्ट का आदान प्रदान किया। बढ़िया शराब की चुस्कियां लेते हुए वे काफी सहज महसूस कर रहे थे। समय के साथ साथ झाओ जुन्याओ ने ये देखा था, ये पश्चिमी ज़िया का राजा वास्तव में एक समझदार व्यक्ति था। लेकिन राजकुमार जिनको शायद इन कार्यों की पूरी जानकारी न हो, फिर भी क्यों? कई दौर शराब पीने के बाद झाओ जुन्याओ अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसने पूछ लिया। सारांश ये था, आपका भाई संतुष्ट नहीं लग रहा है। आप इस समस्या का समाधान पहले ही क्यों नहीं कर लेते? एक सामान्य सम्राट के लिए विद्रोह एक असहनीय अपराध है। यहाँ तक कि रक्त संबंध रखने वाले भाई के खिलाफ भी इसका सामना होते ही मौत से किया जाता है। लेकिन पश्चिमी ज़िया के राजा अलग थे। उसने अपना शराब का प्याला उठाया, कड़वी हंसी हंसी और शांत भाव से कहा, अगर वह सिंहासन पर बैठना चाहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे बैठने दूं या नहीं? झाओ जुन्याओ असमंजस में थी और आगे सुनने के लिए उत्सुक थी। पश्चिमी राजा ज़िया ने अपनी शराब की एक और घूंट ली और फिर बात करना शुरू कर दिया। तो वापस, जब राजा पिता का देहांत हुआ और मैं सिंहासन पर बैठा ही था, तब उन्होंने विद्रोह करने का इरादा किया। सिंहासन के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करो। उस समय, हालांकि मैं युवराज था, लेकिन मैं उसके जितना शक्तिशाली नहीं था। मुझे वह दिन भली भांति याद है जब वह महल को घेरने के लिए 5000 विशिष्ट सैनिकों को लेकर आया था। मुझे राजा की ज़ेड मुहर सौंपने, शाही महल छोड़ने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह मेरी और मेरे दोनों बच्चों की जान भी लेना चाहता था। मेरे साथ लगभग 300 ही सैनिक थे। अगर मैं प्रति व्यक्ति 10 आदमियों से भी लड़ता तो भी ये पूरी तरह व्यर्थ होता। कोई और विकल्प न होने के कारण मैंने चुपके से अपने दोनों बच्चों को दूर भेज दिया और खुद मौत तक लड़ने का इरादा किया। अचानक बच्चों को भेजने के तुरंत बाद ही स्थिति पूरी तरह पलट गई। पता चला कि मरने से पहले राजा पिता ने महल के चारों ओर घात लगाकर बैठे 10,000 विशिष्ट सैनिकों को छोड़ दिया था। मुझे खतरे में देखकर वे तुरंत मेरी मदद के लिए आगे आए। 5000 के मुकाबले 10,000 काफी से भी ज्यादा। राजकुमार जिनको शीघ्र ही पराजित कर दिया गया, लेकिन मेरे बच्चे भी चले गए। बाद में मैं सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया, मेरा बेटा मिल गया, लेकिन मेरी छोटी बेटी अभी भी लापता है। जब राजा पश्चिमी ज़िया बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। झाओ जुनयाओ को थोड़ी उलझन महसूस हुई। उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। अचानक उसकी नजर मेज पर रखी चेनचेन की एक तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे फेंका नहीं था। वुल्फ फैंग पेंडेंट। हाँ, क्या पश्चिमी ज़िया के राजपरिवार का प्रतीक भेड़िए का दांत नहीं था? शायद वो इसे पहचान ले। तो झाओ जुनयाओ ने वह चित्र बनाया। मेरे पास एक तस्वीर है, क्या आप देख सकते हैं कि यह क्या है? C875 तांग तांग, मुझे माफ करना। पश्चिमी शिया के राजा को वह चित्र प्राप्त हुआ और उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ये है, क्या ये पश्चिमी ज़िया साम्राज्य का वुल्फ फैंग ऑर्नामेंट नहीं है? क्या मैं महान चू के सम्राट से पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि आपको यह चित्र कहाँ से मिला? झाओ जुनयाओ की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। क्या आपको यकीन है? पश्चिमी शिया के राजा की निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मैं कुछ कर रहा हूँ। झाओ जुनयाओ ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा, ये जानते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। फिर कहा, ये पैटर्न ये तान के शरीर पर है। हालांकि ये तान की मार्शल आर्ट शिया टिंगफेंग जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी तीरंदाजी कौशल असाधारण थी। कभी कभी जब चेन चेन के मार्शल आर्ट गुरु अनुपस्थित होते थे तो ये तांग उनकी जगह ले लेता था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि चेन चेन इसे देख सका और इस प्रकार इस चित्र का निर्माण हुआ। ये तांग, पश्चिमी शिया का राजा स्तब्ध रह गया। उसे इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ में मौजूद पेंटिंग को ध्यान से देखा। फिर उसने ये तांग की शक्ल सूरत को बड़े ध्यान से याद किया। अंदर अचानक भावनाओं का बवंडर उमड़ आया। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। उसके माथे की नसें अचानक उभर आई और पेंटिंग पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। अत्यधिक खुशी और दुख के बीच
उसका दिल घबरा गया और वह असमंजस में पड़ गया। क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या वह मेरी बेटी हो सकती है? झाओ जुन्याओ ने तुरंत उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, आप ये कैसे निश्चित कह सकते हैं कि वह आपकी बेटी है? अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो क्या यह अजीब नहीं होगा? पश्चिमी शिया का राजा तुरंत ही अचंभित हो गया। मैं, उलझा हुआ, चिंतित, एक ऐसा दिल मानो बिल्लियों ने उसे नोच डाला हो। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह हो या न हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और मामले को स्पष्ट करना होगा। महान चू के सम्राट, कृपया सहायता करें। झाओ जुन्याओ ने उसका दृढ़ संकल्प देखकर केवल सिर हिलाया और फिर किसी को निर्देश दिया, तो उसे यहाँ भेज दो। पश्चिमी शिया के राजा ने विदा लेते समय अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की। न्याय मंत्रालय की जेल के अंदर ये तांग सो रही थी कि अचानक जंजीरों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। कौन है भाई? वह उठी और दरवाजे की ओर भागी। ठीक उसी समय मैंने देखा कि पश्चिमी शिया का राजा कई लोगों के साथ कोठरी की ओर आ रहा था। वह थोड़ी असमंजस में थी। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जरूर मुझे भ्रम हो रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जो भी आएगा, पश्चिमी शिया का राजा तो निश्चित रूप से नहीं आएगा। भला कोई राजा का अपहरण तो नहीं कर सकता है ना? लेकिन गहन निरीक्षण करने पर ये सब सच लग रहा है और वे उसके करीब पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जेलर ने कोठरी का दरवाजा खोला और पश्चिमी शिया का राजा अंदर दाखिल हुआ। अपने सामने जीवित व्यक्ति को देखकर ये तांग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और प्रणाम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। पश्चिमी शिया के राजा ने तुरंत उसे रोक दिया। जनरल, ये औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह जेलर द्वारा लाए गए एक स्टूल पर बैठ गया। ये तांग ने उन्हें धन्यवाद दिया, उठी और एक तरफ खड़ी हो गई। जेलर चला गया। कमरे में केवल पश्चिमी शिया के राजा और ये तांग ही बचे थे। पश्चिमी शिया के राजा ने भी कुछ नहीं कहा। वह बस ये तांग को घूरता रहा, उसे गौर से देखता रहा। ये तांग को काफी असहज महसूस हुआ। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अगर कुछ है तो जल्दी बोलो, मुझे किस लिए घूर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझ में दिलचस्पी हो? नहीं, नहीं, उनकी उम्र देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पिताजी हों। उसे बूढ़े पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे भगवान, कोई उसे बचाओ। जब वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी पश्चिमी शिया के राजा ने आखिरकार बोलना शुरू किया। आपका नाम ये तांग है? ये तांग ने सिर हिलाया और सोचने लगा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह जानबूझकर यह सवाल क्यों पूछ रहा है? पश्चिमी शिया के राजा ने उसके हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए सवाल पूछना जारी रखा। तुम्हें ये नाम किसने दिया? मेरे पिता। ये तांग और भी ज्यादा हैरान हो गया। आपके पिता कौन हैं? ये तांग, मेरे पिता तो जाहिर तौर पर मेरे पिता ही हैं। उसके मन में थोड़ी सी असंतुष्टि थी। ये क्या है? घर के पंजीकरण के बारे में पूछताछ करने क्यों आए हो? उसने इस बारे में सोचा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। खैर, पश्चिमी शिया के राजा का अचानक आकर इतने सारे निजी सवाल पूछना शायद अनुचित है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, उस जहर के कटोरे का मुझसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर पश्चिमी शिया का राजा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंस पड़ा। मिस, ये आपने गलत समझा है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि यह पैटर्न आपके कंधे पर कैसे आ गया। बोलते बोलते उसने वह पेंटिंग निकाल ली। भेड़िए के दांत का आभूषण। ये तांग ने उस पर एक नजर डाली। वह अभी भी कुछ अनिश्चित थी। हालांकि अंततः उसे कुछ कारण समझ में आ गए। तो फिर तुम सम्राट के ही दूत होगे। निश्चित रूप से आपको भी संदेह होगा कि मेरी पृष्ठभूमि पश्चिमी शिया साम्राज्य से संबंधित है, लेकिन मैं वास्तव में पश्चिमी शिया का निवासी नहीं हूँ। मैं महान चू राजवंश का मूल निवासी हूँ। मेरे पिता ने मुझे खो जाने से बचाने के लिए वह तरीका सिखाया था। ये तांग अचानक यहीं रुक गया। पश्चिमी शिया के राजा ने अचानक अपनी छाती से एक भेड़िया दांत का पेंडेंट निकाला। उसने आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखा और धीरे से उस वुल्फ फैंग पेंडेंट को पेंटिंग पर रख दिया। दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी थीं। आकृतियों पर मौजूद पैटर्न के अंतराल भी बिल्कुल एक जैसे थे। ये तांग चुप रहा। अगर वुल्फ फैंग एक संयोग था, तो फिर इस हूबहू दिखने वाले वुल्फ फैंग पेंडेंट के बारे में क्या ख्याल है? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि उसने जो कहा, सम्राट ने जो कहा, वह सच है। उनका संबंध वास्तव में पश्चिमी शिया साम्राज्य से है। क्या आपके पिता का नाम ये शियाओ है? पश्चिमी शिया के राजा ने अंतिम दो शब्द बहुत ही धीमी आवाज में, थोड़े तनाव और अनिश्चितता के भाव के साथ बोले। लेकिन ये तांग के लिए ये दो शब्द बिजली की तरह थे। वह विचार बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता था, कभी दूर नहीं होता था। स्तब्ध, स्तब्ध, अविश्वास। वह अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसकी निहत्थी जैसी आंखें चौड़ी खुली हुई थी।
तुम्हें कैसे पता चला? पश्चिमी शिया के राजा तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। तांग, आपका उपनाम ये है। आपका पहला नाम तांग है। ये तांग, मुझे ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। तांग तांग, मुझे ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। तांग तांग, पिताजी आपसे माफी मांगते हैं, पिताजी देर से आए। पश्चिमी शिया का राजा, 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति। उस क्षण वह फूट फूट कर रोने लगा, बच्चे की तरह रोने लगा। ये तान पूरी तरह से भयभीत हो गई थी, उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। तो उसने अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। सपना नहीं देख रहा। पश्चिमी शिया का राजा घबरा गया और आगे बढ़ा। तान तान, क्या हुआ? अपने पिता को मत डराओ। ये तान, कुआं। पश्चिमी शिया के राजा, क्या आपको कोई परेशानी है? कोई बात नहीं, सीधे सीधे कहिए, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर मदद करूंगा। लेकिन पिता को पहचानने की बात हो तो इसे यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। मेरे पिता, तुम्हारा पिता मेरा निजी अंगरक्षक था। पश्चिमी शिया के राजा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। वह धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए आगे बढ़ा। उस समय पश्चिमी शिया के शाही महल में तख्ता पलट के दौरान नाजुक क्षणों में मैंने लोगों को चुपके से आपको और आपके भाई को दूर भेजने के लिए कहा, जितनी दूर हो उतना बेहतर। बाद में तख्ता पलट को दबा दिया गया। तुम्हारा भाई हाई यू मिल गया, लेकिन तुम, तान तान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हें यहाँ लाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगा था। पश्चिमी शिया के राजा के अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह आगे बढ़े और ये तान को गले लगा लिया। उसे कसकर बेताबी से पकड़े रखा गया था, मानो उसे डर हो कि वह फिर से गायब हो जाएगी। ये तान, उसका शरीर बेहद कष्टदायक रूप से जकड़ा हुआ था। उसका दिल भी उथल पुथल में था, पहले की तरह मजबूत नहीं रहा था। यदि पश्चिमी शिया के राजा की बात सच है, तो क्या वह पश्चिमी शिया की राजकुमारी है? युवराज हाई यू उनके भाई हैं, तो फिर उसे हाई तान कहा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सचमुच सच है? क्या वो पिता नकली है जिसने उसे बचपन से ही प्यार किया? क्या उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति ही उसका असली पिता है? C876, राजकुमारी हाई तान। गवारा नहीं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये तान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हताशा में किंग वेस्टर्न शिया को खुद से दूर खींच लिया। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। कुआं, पश्चिमी जिया के राजा, यह शायद महज एक संयोग है। क्या आप वाकई एक पेंटिंग और एक पेंडेंट के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं? ये देखकर कि वह अब भी विश्वास नहीं कर रही थी, पश्चिमी राजा जिया ने बोलना जारी रखा। टंग टंग, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, पापा तुम्हें साबित कर देंगे। बोलने के बाद वह ये तान को अपने साथ ले गया। अरे अरे, ये तान चौंक गया। पास ही मौजूद जेलर ने भी प्रतिक्रिया दी और तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें पश्चिमी राजा जिया ने थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। किसी भी समस्या की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा उसे निर्दयता से मार डाला जाएगा। उसकी आवाज बुलंद और शक्तिशाली थी, मानो कोई अजगर भय उत्पन्न कर रहा हो। ये शब्द कहकर वह ये तान को लेकर चला गया। वास्तव में किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। ये तान हक्का बक्का रह गया। आखिर यह अभी भी बीमार राजा पश्चिमी शिया कैसे हो सकता है? डॉट डॉट डॉट। पश्चिमी राजा जिया उसे वापस सराय में अपने कमरे में ले गए। तब उसने उत्साह से बक्सों और अलमारियों में सामान खोजना शुरू किया और कई चीजें ये तान के सामने रख दी। इन परिचित वस्तुओं को देखते हुए उसके दिल में मौजूद आखिरी सुरक्षा कवच भी चकनाचूर हो गया। ये है। उसने धीरे से एक हाथ का चाकू उठाया। फिर उसने अपनी कमर से एक और वस्तु निकाली और दोनों की तुलना साथ साथ की। ये मैंडरिन डक ब्लेड्स हैं, पश्चिमी राजा जिया ने समझाया। मुझे ये कई साल पहले संयोग से मिल गए थे। ये एक जोड़ी होने चाहिए। ये शियाओं को वे बहुत पसंद आए। तो जब उसने कुछ हासिल कर लिया तो मैंने उसे इनाम के तौर पर लाल रंग की एक चीज दे दी। और ये रेड फॉल एरो है। ये शियाओं के पास ब्लू स्काई क्रॉसबो था, इसलिए यह एक जोड़ी है। और यह वाला। और राजा वेस्टर्न जिया ने प्रत्येक वस्तु के बारे में विस्तार से बताया। ये तांग ने चुपचाप प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण किया। अंततः उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है। पश्चिमी राजा जिया ने भी अपनी बेटी को आंखों में आंसू लिए देखा। तांग तांग, मेरे तांग तांग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और एक बार फिर बच्चे की तरह रोने लगा। इस बार ये तांग ने उसे अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह बेकाबू होकर रोने लगी। क्या आप सचमुच मेरे पिता हैं? तो फिर मेरे पूर्व पिता का क्या? मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर पश्चिमी जिया के राजा ने अचानक ऊपर की ओर देखा। हाँ तांग तांग, तुम्हारे पिता के बारे में क्या? 20 साल से अधिक समय तक उसकी परवरिश करने के बाद उसे पिता कहना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रिंस वेस्टर्न जिया ने अचानक अपने संबोधन का तरीका बदलने की योजना नहीं बनाई थी।
ये तान का गला आंसुओं से भर आया। मेरे पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। जब ये तांग ने उसकी मृत्यु के कारण के बारे में ध्यान से सोचा, तो उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरे पिता के शरीर पर इतने सारे निशान थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी में इतना कुशल था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने बार बार जोर देकर कहा कि मुझे घने जंगल में छिप जाना चाहिए, कभी बाहर नहीं आना चाहिए और कभी पहचाना नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर आहें भरता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पल भर में ही ये तान को कई बातें समझ आ गईं। उनके पिता ये शियाओ बेहद अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था, कभी एक शब्द भी नहीं बोलता था। वह नखरे दिखाती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वह बीमार होती थी, तो वह चुपचाप दवा तैयार करता और उसे खिलाता था। फिर वह पूरी रात उसके पास ही रहता। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी इच्छा घने जंगल से बाहर की दुनिया देखने की होती गई। वह इसकी इजाजत नहीं देता था, चाहे वह कितनी भी मिन्नतें करे या रोए, वह सहमत नहीं होता था। लेकिन अंत में वह मान गया और उसे हर 6 महीने में एक बार बाहर ले जाने लगा। और इसके बावजूद भी वह बेहद खुश थी। जब भी जंगल छोड़ने का समय आता था, वह हमेशा एक नन्ही चिड़िया की तरह खुश होती थी। और वह उसके पीछे खड़ा रहता था, सूरज की रोशनी में उसे देखते हुए। हालांकि वह खून के रिश्ते से उनकी बेटी नहीं थी, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करते थे। 2 साल की उम्र से लेकर अब तक उसकी देखभाल करने के कारण जैविक संबंध से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो इस पिता और बेटी को अलग कर दे? बाद में उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। सर्दियों में उसे हमेशा दर्द रहता था। सबसे बुरा दर्द सर्दियों में देर रात को होता था, जब उसे ठंडे पसीने आने लगते थे। गर्मियों में उसके सभी जोड़ों में दर्द होने लगा। लेकिन उस समय की बात है, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह वर्षों के युद्धों से जमा हुए पुराने घावों के कारण था। उसे बस यही लगा कि वह बीमार है। तो उसने सोचा कि स्वस्थ भोजन खाने से उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगता है कि वह वाकई मूर्ख थी, वाकई मौत की हकदार थी। पता चला कि वे पुरानी चोटें थीं। जब वे फिर से उभर आईं, तो उसे दवा की जरूरत पड़ी। लेकिन उस समय चांदी दुर्लभ थी, और उसका ज्ञान तो और भी कम था। इस वजह से इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया। अंत में अपनी मृत्यु के दिन तक उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहन किया। उसकी चिंता को दूर करने के लिए उसे और अधिक चांदी दे दी गई। ये बात समझ आने पर ये तान फूट फूट कर रोने लगी। पता चला कि उनकी मौत बीमारी से नहीं हुई। उसे कई पुरानी चोटें लगी थीं। लेकिन फिर भी कई पुरानी चोटों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी सारी मार्शल आर्ट सिखाए और फिर उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मेरी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तान जितना ज्यादा बोलती गई, उतनी ही उदास होती गई। आखिरकार वह पिछवाड़े में भाग गई और जी भर कर रोई। पश्चिमी राजा ज़िया चिंतित होकर उसके पीछे पीछे गया। पिता और बेटी का पुनर्मिलन हुआ और वे एक बार फिर अंतहीन आंसुओं की बौछार से लोटपोट हो गए। ये पता नहीं चल पाया कि उनकी भावनाओं को शांत होने में कितना समय लगा। पश्चिमी राजा ज़िया ने कहा, तांग तांग, उन्होंने तुम्हें 20 साल से अधिक समय तक पाला पोसा है, इसलिए उन्हें पिता कहना उचित है। पश्चिमी शिया लौटने के बाद आइए एक समारोह आयोजित करें जिसमें उन्हें आपके धर्मपिता के रूप में स्वीकार किया जाए। ये तांग ने उसकी ओर देखा। हालांकि मन ही मन वह अनिच्छुक थी, लेकिन वह आसानी से असहमति नहीं जता सकती थी। आखिरकार उसके सामने खड़ा यह आदमी उसका असली पिता था। पश्चिमी ज़ियाशाही परिवार अपने नियमों को लेकर निस्संदेह बहुत सख्त था। किसी धर्मपिता को स्वीकार करना ही एक बड़ी कृपा हो सकती है, इससे अधिक कुछ भी असंभव होगा। इसके बारे में सोचकर वाकई दुख होता है। बचपन से ही वह अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब अपनी माँ को न ढूंढ पाने के कारण उसे एक और पिता मिल गया, एक विदेशी पिता जो पश्चिमी शिया का राजा बना। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो बेहतर होता कि वह उसे पहचानती ही नहीं। वह स्वयं कभी सत्ता की परवाह नहीं करती थी। राजकुमारी होने की पहचान में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर अब पिता तो पिता होता है, उसे पहचानना ही चाहिए। ये तांग ने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, धर्मपिता भी पिता के समान ही होते हैं। ये सुनकर पश्चिमी ज़िया के राजा हंस पड़े। वाह वाह, मेरी बेटी की इतनी अच्छी परवरिश के लिए मैं उसे कैसे इनाम दूं? बोलते बोलते उसने ये तांग को गले लगा लिया। उसके बालों को प्यार से सहलाना या उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाना। वह इन वर्षों में पिता के प्यार की कमी को पूरा करने के लिए तड़प रहा था। ये तांग को बेहद बेचैनी महसूस हुई। एक के बाद एक रोंगटे खड़े होते गए। बचपन से लेकर अब तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसके पिता ऐसा नहीं करते। पर अब वह केवल दांत पीसकर सहन कर सकती थी। कितना समय बीता, यह अज्ञात है। किंग वेस्टर्न ज़िया ने आखिरकार उसे जाने दिया।
उसने संतुष्टि भरी निगाहों से ये तांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग तांग, अब से पापा को कोई पछतावा नहीं होगा। अब पापा शांति से मर सकते हैं, भले ही ऐसा हो जाए। ये तांग ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अभी जवान हो, तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है? इस शब्द मृत्यु की बात करें तो ये तांग को अचानक राजा वेस्टर्न शिया से जुड़ी पिछली जहर देने की घटना याद आ गई। उसने पूछा, उस घटना के बारे में आप जानते हैं कि अपराधी कौन था, है ना? C877 मध्य शरद भोज एक पश्चिमी शिया के राजा कुछ देर रुके और अचानक अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, सचमुच। ये तांग को थोड़ा संदेह हुआ। पश्चिमी शिया के राजा ने दृढ़तापूर्वक दोहराया, तांग तांग, मुझे सच में नहीं पता। ये तांग ने उसकी ओर देखा और सवाल पूछना बंद कर दिया। दरअसल उसे पहले से ही संदेह था। दवा से भरे उस कटोरे को सिर्फ राजकुमार जिन और मैंने ही छुआ था। अगर मैंने नहीं छुआ तो फिर राजकुमार जिन ने ही छुआ होगा। उसे कैसे पता नहीं चल सकता था? वह साफ तौर पर किसी की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसे जहर देने वाले की रक्षा क्यों करें? पश्चिमी शिया के राजा ने उसके असामान्य भाव को देखा और तुरंत विषय बदल दिया। ठीक है तांग तांग, चिंता मत करो। पिताजी ठीक है ना? मैंने सुना है कि कल महान चू राजवंश का मध्य शरद भोज है। मैं इस अवसर का उपयोग दुनिया को ये घोषणा करने के लिए कर सकता हूँ कि मेरी बेटी वापस आ गई है। पश्चिमी शिया के राजा की उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। ये तांग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और कुछ कह नहीं सका। पश्चिमी शिया के राजा प्रसन्न हुए, लेकिन ये तांग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये तांग ने मना कर दिया। पश्चिमी शिया के राजा, आह नहीं, ये तो पिता हैं। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, मैं वापस जाकर आराम करना चाहूंगा। पश्चिमी शिया के राजा चिंतित दिख रहे थे। तांग तांग, तुम थक गई हो, क्यों न यहीं आराम करो? नहीं, मेरे पास रहने के लिए अपनी जगह है। अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं वापस जाना चाहूंगा। ये कहकर उसने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ गई। पश्चिमी शिया के राजा ने उसे मनाने की चाहे जितनी भी कोशिश की, वह व्यर्थ थी। पश्चिमी शिया के राजा ने गहरी आह भरते हुए उसकी पीठ देखी। लगता है उसे अभी भी इसे स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। 20 साल अलग रहने के बाद उसके लिए करीबी महसूस न करना स्वाभाविक है। चलो इंतजार करते हैं, आखिरकार वह मान ही जाएगी। डॉट 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 इस दौरान ये तांग अपने निवास स्थान पर लौट आई। उस परिचित जगह को देखकर उसे कुछ उदासी महसूस हुई। पिछले साल ग्वांगनान में योग्यता हासिल करने के बाद उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया। उसके वजीफे के साथ मिलाकर ये कई सौ ताइल चांदी के बराबर था। उसने राजधानी में एक साधारण सा घर खरीदा। अकेले रहते हुए उसे सचमुच आजादी का एहसास हुआ। अब वह अपने घर लौट रही थी। उसे गहरा लगाव महसूस होता था। मुझे आश्चर्य है कि मैं यहाँ और कितने दिन रह सकता हूँ। पश्चिमी शिया की राजकुमारी के रूप में उनकी पहचान अब निर्विवाद थी। वह अब यहाँ नहीं रह सकती थी, चाहे उसे कितना भी स्नेह महसूस हो। उसे जाना ही पड़ा। सांस। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। कई दिन जेल में बिताने के बाद वापस लौटने पर उसने सबसे पहले स्नान किया। उसने खुद को पूरी तरह से बाथटब में डुबो लिया। अपनी सांस रोककर उसने जोर से सांस छोड़ी, मानो अपने दिल से निराशा को दूर करने की बेताब कोशिश कर रही हो। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी यह व्यर्थ साबित हुआ। जिस देश की मैंने हमेशा सेवा की है, वह नकली है। जिस पिता ने मुझे हमेशा प्यार किया है, वह नकली है। मेरी पहचान भी नकली है। सब कुछ नकली है, तो असली क्या है? असलियत तो वाकई तथ्यात्मक है, लेकिन इसे स्वीकार करना मुश्किल है। पिताजी, आप नकली कैसे हो सकते हैं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है, हम एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, ये सब नकली कैसे हो सकता है? ये तांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाथटब के किनारे पर झुक गई। उसे अपनी आंखों से कुछ गर्म बहने का एहसास हुआ। ये दूसरी बार था जब उसने इतनी निराशा और हताशा महसूस की थी। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उनके पिता का निधन हो गया। उसके पिता के बारे में बात करते हुए, यदि वह वास्तव में पश्चिमी शिया के राजा का निजी अंगरक्षक था, तो उसने जो मार्शल आर्ट सीखी होगी वह पश्चिमी शिया शैली की होनी चाहिए। पश्चिमी जिया, ओह हाँ, राजकुमारी हाई फैन के खिलाफ वह मैच। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे प्रतिद्वंदी की चालें हमेशा परिचित लगती थी। इतनी जानी पहचानी, फिर भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें कहाँ देखा था। इस एहसास के साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो ये बात है। उसका दिल अचानक से साफ हो गया, लेकिन जल्द ही उदासी की एक लहर दौड़ गई। क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ असली है? उसके पिता वास्तव में सिर्फ एक गार्ड थे, और उसके असली पिता पश्चिमी शिया के राजा हैं। डॉट 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 अगले दिन शरद ऋतु का मध्यकाल था। कल रात झाओ जुन्याओ ने हरम में रात नहीं बिताई। आज सुबह अदालती कार्यवाही के बाद वे डुआनिंग पैलेस गए।
श्रेया रुकिंग अभी तक नहीं जागी थी। नींद में डूबी हुई उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में लेट गया है। उस परिचित खुशबू ने उसे बिना सोचे समझे ही पास आकर चिपक जाने पर मजबूर कर दिया। आरामदायक स्थिति पाकर वह सोती रही, लेकिन झाओ जुनयाओ को नींद नहीं आ रही थी। वह बस उसे अपने करीब पकड़े रहा। किंग किंग, ये तांग वास्तव में पश्चिमी शिया के राजा की बेटी है। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। शिया रुकिंग अभी भी नींद में। अब पश्चिमी शिया के राजा की जहर देकर हत्या के मामले की जांच करना और भी मुश्किल हो गया है। ये तान को इसमें फंसाया नहीं जा सकता। राजकुमार जिन पश्चिमी शिया से हैं, इसलिए हमारे लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल है। अगर बात नहीं बनी तो बस उनकी जगह किसी और को ढूंढ लो और मामला बंद कर दो। शिया रुकिंग अपनी स्तब्धता में डूबी रही। किंग किंग, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? किंग किंग, मैंने सुना है तुम्हारी छोटी रसोई में नए पकवान बने हैं। मुझे दूर से ही उनकी खुशबू आ रही है। जिया रुकिंग, उसने 2 सेकंड के लिए सोचा और तुरंत उसका दिमाग साफ हो गया। क्या क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं, महाराज? झाओ जुन्याओ ने असहाय होकर आह भरी। ये सच है। शिया रुकिंग तुरंत उत्साहित हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने काफी समय से नए व्यंजन नहीं खाए हैं। नया क्या है? झाओ जुन्याओ ने उसे असहाय निगाहों से देखा। मुझे नहीं पता। शिया रुकिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह उसे चिढ़ा रहा था। वह बहुत निराश थी। महाराज, मुझे झूठी उम्मीद थी। झाओ जुन्याओ ने भौहें उठाई। अरे अरे, चेन तो पढ़ाई के लिए निकल भी गई है। तुम अभी तक सो क्यों रही हो? अगर हेंगर और ये को इससे पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? शिया रुकिंग विचलित रही। वे मुझे ऐसा करते हुए नहीं देख सकते, है ना? इसके अलावा ज्यादा सोना शरीर के लिए अच्छा होता है। महामहिम जानते हैं। उसने भावुक होकर आंसू बहाने का नाटक शुरू कर दिया। झाओ जुन्याओ ने तुरंत तिरस्कारपूर्ण भाव से इशारा किया। बस करो, तुम्हारे पास हमेशा बहाने होते हैं। उसने अपना काम खत्म किया और उसे बिस्तर से उठा लिया। तरोताजा होने के बाद जब वे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, दंपति ने असली मुद्दे पर चर्चा की। झाओ जुन्याओ ने कल मिली खबर उसके साथ साझा की। जब शिया रुकिंग ने ये सुना तो उसने अपनी चाय थूक दी। क्या ये तान पश्चिमी शिया के राजा की बेटी है? क्या ये सच है? झाओ जुन्याओ ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। शिया रुकिंग को इसे समझने में थोड़ा समय लगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने घबराए हुए दिल को दबाया और बोली। अप्रत्याशित रूप से ये तान की पृष्ठभूमि ऐसी है। दरअसल उसे पहले से ही यह महसूस होता था कि ये तान महान चू राजवंश की अन्य लड़कियों से अलग थी। हालांकि वह इसका सटीक कारण नहीं बता सकी, लेकिन अब उसे पता चल गया था। पता चला कि वह पश्चिमी शिया साम्राज्य की राजकुमारी है। झाओ जुन्याओ ने सहमति में सिर हिलाया। आज रात पश्चिमी शिया के राजा इसकी घोषणा करेंगे, तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जिया रुकिंग हंसे। माता पिता का पुनर्मिलन, यह अच्छी बात है। पता नहीं राजकुमारी हाई फैंग इसके बारे में क्या सोचेंगी। वैसे पश्चिमी शिया के राजा के विशरण मामले का क्या हुआ? हम यूं ही यह नहीं कह सकते कि किसी की बेटी अपने ही पिता को जहर देना चाहती है। इस मामले ने झाओ जुन्याओ को भी परेशान कर दिया था। अगर बात नहीं बनी तो उसकी जगह किसी और को ढूंढना ही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। खैर, वह पश्चिमी शिया साम्राज्य के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। शिया रुकिंग उदासीन बनी रही। चूंकि यह पश्चिमी शिया का आंतरिक संघर्ष है, इसलिए हमें उन्हें इसे स्वयं हल करने देना चाहिए। झाओ जुन्याओ ने गहराई से विचार किया। आप सही कह रहे हैं, हम वाकई नियंत्रण छोड़ सकते हैं। अगर वे जांच करना चाहते हैं तो करेंगे, अगर नहीं तो मामला बंद कर दें। जिया रुकिंग ने सिर हिलाया। आप बुद्धिमान हैं, महाराज। शाम को मध्य शरद भोज C878 मध्य शरद भोज भाग 2। जैसे ही रात हुई, आसमान में एक चमकीला चांद दिखाई देने लगा। पूरी भूमि को एक पारदर्शी जलमय प्रकाश में नहलाते हुए महल रोशनी से जगमगा रहा था। ताइहे हॉल जगमगा रहा था। मुख्य हॉल की ओर जाने वाले रास्ते भी रंग बिरंगे लालटेनों से सजे हुए थे। पश्चिमी शिया साम्राज्य के आगमन के कारण इस वर्ष का मध्य शरद भोज असाधारण रूप से जीवंत रहा। ये भोज स्थल से 1 घंटे की दूरी पर था। महल के बाहर नागरिक और सैन्य अधिकारी एक एक करके पहुंचने लगे थे। क्योंकि पश्चिमी शिया साम्राज्य से महिला अतिथि आई थी, इसलिए धूल साफ करने के समारोह के लिए नियम पिछले भोज के समान ही थे। आंतरिक और बाहरी दोनों ही श्रेणियों की द्वितीय और उससे ऊपर की सभी कुलीन महिलाओं को भव्य पोशाक पहननी आवश्यक थी। डुआनी पैलेस में शिया रुकिंग जल्दी जल्दी कपड़े पहन रही थी। उस विशाल सुनहरे फीनिक्स मुकुट को देखकर उसके दिल में अनगिनत आशंकाएं उत्पन्न हो गईं। क्या मैं इसे न पहनूं? वैसे भी आज मैं मुख्य अतिथि तो हूं नहीं। ZU असहमत थे। आप क्या कह रहे हैं, महाराज? इतने भव्य भोज के लिए आपको थोड़ा औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए।
फीनिक्स मुकुट वाला एक औपचारिक परिधान अनिवार्य है। ये कहते हुए उसने बड़ी चतुराई से इसे अपने ऊपर ले लिया। अपनी गर्दन पर अचानक वजन महसूस करते हुए ज़िया रुकिंग को पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हुई। ठीक है फिर, इसका विरोध करना असंभव है ना? सौभाग्यवश आज मध्य शरद भोज है। इसमें पिछली बार धूल साफ करने के लिए आयोजित भोज की तरह लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद जा सकता हूँ। नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यू आवर में मध्य शरद भोज का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। बैठने की व्यवस्था पिछली दावत से कुछ अलग थी। किंग वेस्टर्न ज़िया के बगल में एक अतिरिक्त सीट दिखाई दी। सभी लोग कुछ हद तक हैरान थे। वे दबी आवाज में आपस में चर्चा कर रहे थे कि यह सीट किसके लिए आरक्षित थी। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि क्या पश्चिमी राजा ज़िया राजधानी शहर में कुछ दिन रुकने के बाद किसी प्रिय महिला के प्यार में पड़ गए थे। अन्यथा इस पद पर बैठने के योग्य कौन होगा? राजकुमार जिन और हाई फैंग के चेहरे पर भी नाखुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। पिताजी, उस सीट का क्या मतलब है? क्या किसी के आने की उम्मीद है? हाई फैंग ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ पूछा। राजकुमार जिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो फैंग फैंग, चाहे कोई भी आए, पांचवी राजकुमारी का पद तो पहले से ही हमारा है। इससे बचा नहीं जा सकता। डरने की कोई बात नहीं। हाई फैंग ने आत्मविश्वास से खिलखिलाकर हंसा। वह पक्का है। ये कहते ही उसकी आंखों में अपने पिता की तरह ही महत्वाकांक्षा की चमक आ गई। अंतर सिर्फ इतना था, हाई फैंग की तुलना में राजकुमार जिनकी भूख कुछ ज्यादा ही थी। इन 2 दिनों में पश्चिमी ज़िया के राजा स्वास्थ्य लाभ करने और अपनी बेटियों को सम्मान देने में व्यस्त थे। राजकुमार जिन 5वें गुरु के साथ योजना बनाने में व्यस्त थे। ये तान से कैसे निपटा जाए, इस बारे में और चू राजवंश के अपराधबोध का उपयोग करके फैंग फैंग को 5वीं राजकुमारी के रूप में विवाह करने पर सहमति प्राप्त की। जहां तक हाई फैंग की बात है, वह तो और भी कम भरोसेमंद थी। 5वें गुरु के साथ हर जगह घूमने में व्यस्त, कई दिनों से वापस नहीं लौट रहा। इसलिए उन्हें हाई तान के बारे में, दूसरे शब्दों में ये तान के मामलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उनका आश्चर्य स्वाभाविक था, ठीक वैसे ही जैसे सभी लोग उत्सुक थे। नन्हे हिजड़े की घोषणा आ गई। पश्चिमी ज़िया के राजा आ गए हैं। जनरल ये आ गए हैं। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, इससे पहले कि कई लोग आश्चर्य व्यक्त कर पाते, प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे वास्तव में पश्चिमी शिया और ये तान के राजा थे। हाई फैंग असमंजस में था। ये दोनों कब से एक साथ आए हैं, काफी करीब दिख रहे हैं। वह बुदबुदाई। उसने सिर घुमाकर पूछा, पिताजी, उसे देखिए, वे दोनों इतने घनिष्ठ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तांग ने मेरे शाही चाचा को बहकाया हो और मेरे शाही चाचा उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं? वो लानत औरत बड़ी चालाक है। राजकुमार जिन भी कुछ हद तक अचंभित रह गए, लेकिन जाहिर तौर पर वह अपनी बेटी के प्रलोभन सिद्धांत से असहमत थे। हालांकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि ये तांग यहाँ क्यों आया होगा। शाही भाई उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे? वह नजरिया, चाहे आप उसे किसी भी तरह से देखें, अजीब लग रहा था। क्या वह सीट शाही भाई द्वारा उनके लिए आरक्षित की गई थी? और भी अजीब बात है, सिर्फ प्रिंस जिन ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। उन सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्या चल रहा है? लेकिन पश्चिमी ज़िया के राजा को इन निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये तान का नेतृत्व किया और स्वयं झाओ जुन्याओ के समक्ष घुटने टेके। महान चू के सम्राट को नमस्कार। झाओ जुन्याओ जल्दी से उठ खड़ी हुई और बार बार उसे उठने का इशारा करने लगी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। किंग वेस्टर्न शिया, एक सीट ले कृपया। पश्चिमी राजा ज़िया ने पहले से तैयार की गई बड़ी और छोटी कुर्सियों पर एक नजर डाली। कुछ कृतज्ञता महसूस हो रही है। धन्यवाद, महान चू के सम्राट। ये कहने के बाद उन्होंने ये तान को उसकी सीट पर बैठा दिया। वह बैठ गया, लेकिन ये तान को बेचैनी महसूस हुई। 5वीं श्रेणी के अधिकारी होने के नाते यह उनका पहली बार इतने भव्य भोज में शामिल होना था, और सामने की तरफ इतनी करीब बैठना। चारों ओर देखते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कांटों पर बैठी हो। उसकी बेचैनी को भांपते हुए पश्चिमी राजा ज़िया थोड़ा मुड़ा और धीरे से पूछा, तांग तांग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अचानक उत्पन्न हुई चिंता ने उसकी बेचैनी को दूर कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए झट से अपना सिर ऊपर उठाया। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, धन्यवाद वेस्टर्न शिया। पिता, पश्चिमी ज़िया के राजा ने दिल खोलकर हंसा। अच्छा अच्छा, उनकी बेटी उन्हें पिता कहकर पुकारती थी, कितना प्यारा, सचमुच आनंदमय। ये तांग ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मन ही मन सोचने लगी। सच कहूँ तो मैं आपको उस नाम से नहीं बुलाना चाहता था। मुझे बस इस बात का डर है कि आप इतने सारे लोगों के सामने मेरी गलती सुधार देंगे।
तब तो शर्मिंदगी होगी, बेहतर यही है कि सीधे सीधे कह दिया जाए। पश्चिमी राजा ज़िया को उसके विचारों का पता नहीं था। हंसते हुए वह फिर से पीछे मुड़ गया। हमें देर हो गई, इसके लिए हम वास्तव में माफी मांगते हैं। झाओ जुन्याओ ने हाथ हिलाकर चिंता न जताने का संकेत दिया। इसके बाद भोज का शुभारंभ हुआ। कई दौर की शराब पीने, संगीत और नृत्य के बाद माहौल धीरे धीरे खुशनुमा हो गया। हाई फैंग शराब का प्याला लेकर किंग वेस्टर्न शिया के पास पहुंचा और शर्माते हुए पूछा, शाही चाचा, आपके बगल में ये तांग है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसकी मंशा नेक नहीं है। तुम उसे अपने साथ क्यों लाए? पश्चिमी ज़िया के राजा ने अपना सिर घुमाया। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, फैंग फैंग, बकवास मत करो, वह तुम्हारी बहन है। हाई फैंग दंग रह गया, यहाँ तक कि स्तब्ध भी हो गया। बहन? शाही चाचा, मेरी बहन कहाँ है? उसका दिल अचानक घबरा गया। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? शाही चाचा अचानक ऐसी बातें क्यों कहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर जादू कर दिया गया हो? ये सुनकर पश्चिमी शिया के राजा ने सीधे ये तान को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। सबके सामने आकर उन्होंने घोषणा की, मुझे लगता है कि इसे सबने पहले ही देख लिया है। ये तांग की असली पहचान मेरी बहुत पहले खोई हुई बेटी हाई तांग है। उस समय ये शियाओं ने ही उसे बचाया था और उसका पालन पोषण करके उसे वयस्क बनाया था। अंततः स्वर्ग ने कृपा दिखाए और इस राजा को वह फिर से मिल गई। सचमुच देवताओं की आंखें खुल गई हैं। किंग वेस्टर्न शिया अत्यधिक भावुक होकर मानो आंसू बहाने ही वाले थे। सौभाग्यवश ये तांग ने उसे रोक दिया। पिताजी, बस करो। इसके बाद पश्चिमी राजा शिया ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत किया। इस तरह से यह है तो कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब से ये तांग नाम की कोई राजकुमारी नहीं होगी, केवल पश्चिमी शिया साम्राज्य की राजकुमारी हाई तांग ही होंगी। इस खबर से पूरे हॉल में ऐसा माहौल छा गया मानो वह फटने ही वाला हो। सभी लोग हद से ज्यादा हैरान थे। कुछ क्षणों के विराम के बाद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पश्चिमी ज़िया साम्राज्य की किसी छिपी हुई राजकुमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं। जी हाँ, मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है। C879 बेटी होना। भीड़ में काफी चर्चा के बाद अचानक कोई बधाई देने के लिए खड़ा हो गया। फिर दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। चूंकि यह मामला पश्चिमी शिया शाही परिवार से संबंधित था, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चूंकि स्वयं पश्चिमी ज़िया के राजा ने इसकी घोषणा की थी, इसलिए इसके झूठ होने की संभावना कम ही थी। बधाई देना ही सही था। इसलिए हॉल में बधाई की आवाजें तेज होती गईं, जिससे पहली नजर में ही दृश्य काफी जीवंत लगने लगा। लेकिन कहावत के अनुसार कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ रोते हैं। पांचवें गुरु और राजकुमार जिन भी उपस्थित लोगों में शामिल थे, यहाँ तक कि राजकुमारी हाई फैन के चेहरे पर भी अप्रिय भाव थे। शाही चाचा, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से मैंने कभी बहन होने के बारे में सुना ही नहीं। उसने बोलना समाप्त किया और राजकुमार जिन की ओर मुड़ गई। पिताजी, क्या मेरे शाही चाचा ने जो कहा वह सच है? क्या सचमुच मेरा कोई चचेरा भाई बहन है? इससे पहले वो पश्चिमी शिया शाही परिवार की इकलौती बेटी थी। चाहे उनके पिता हों, शाही चाचा हो या कोई और, सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वह इकलौती परम पूजनीय राजकुमारी हाई फैंग थी। और अब अचानक ही राजकुमारी हाई तान नाम की कोई शख्सियत सामने आ गई, उसकी जगह लेने के लिए, उससे सब कुछ छीनने के लिए तैयार। वह घबराई हुई क्यों नहीं होगी? वह चिंतित क्यों नहीं होगी? पिताजी, बोलिए, क्या ये सच है? राजकुमार जिन कुछ असमंजस में दिख रहे थे। उसका दिमाग भी अस्त व्यस्त था। तरह तरह की भावनाएं उनके गोले की तरह उलझी हुई थी। उस समय का तख्तापलट अकेले उसी ने करवाया था। बाद में जब तख्तापलट को दबा दिया गया, तो शाही भाई ने न केवल उन्हें बख्श दिया बल्कि उन्हें प्रिंस जिन की उपाधि भी प्रदान की। उन्हें एक व्यक्ति से ठीक नीचे लेकिन कई लोगों से ऊपर का पद देने का वादा करते हुए उन्हें विशाल भूभाग पर शासन करने की वास्तविक शक्ति देने का वादा किया गया। और इन वर्षों के दौरान उसने क्या किया है? हाई तान के संबंध में उसका लंबे समय से दबा हुआ अपराधबोध एक बार फिर उमड़ आया। अगर उस समय वह न होता, तो उसका शाही भाई इतने सालों तक अपने बच्चे से अलग न होता। सिंहासन पर आसीन होने के बाद हाई तान के मामले के कारण उन्होंने राजनीति में रुचि खो दी। इस प्रकार उन्हें धीरे धीरे राज्य के अधिकांश मामलों पर नियंत्रण हासिल करने का अवसर मिल गया। वह कम से कम राजकुमार जिन ने राजा वेस्टर्न शिया के कुछ हद तक काले पड़ चुके चेहरे को देखा और सिर उठाने में हिचकिचाए। पिता, हाई फैंग घबराते हुए सीधे उसकी ओर दौड़ा और बोला, घोषित करना, मुझे बताओ अगर यह सच है। राजकुमार जिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और दांत पीस लिए। ये है, इसमें छिपाने वाली बात क्या है? अगर यह हो भी गया तो क्या हुआ?
बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे बस वह पद चाहिए था, उसे वह व्यक्ति नापसंद था, इसमें असामान्य क्या है? वह पद स्वाभाविक रूप से योग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, है ना? हाई फैंग स्तब्ध रह गया। ये बिल्कुल सच है। क्या सच में मेरा कोई चचेरा भाई है? आखिरकार वह एक राजकुमारी है। अब से वह शाही परिवार की इकलौती बेटी नहीं रहेंगी। उसकी सारी कुलीनता, गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरव किसी दूसरी महिला द्वारा छीन लिया जाएगा। वह अब सबकी प्रशंसा का केंद्र नहीं रहेगी, उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। उसके मन में घबराहट, अनिच्छा और यहाँ तक कि धोखा दिए जाने का एहसास भी था। राजकुमार जिन ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, फैंग फैंग, अपनी सीट पर वापस जाओ। हाई फैंग ने आंखों में आंसू लिए विरोध जताया। नहीं, मैं नहीं, वापस बैठ जाओ। राजकुमार जिन का स्वर और भी कठोर हो गया। हाई फैंग ने अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों के साथ भाग गई। राजकुमार जिन ने पीड़ा से दांत भींचे, खून को निगल लिया और फिर से अपना सिर उठाया। शाही भाई, बधाई हो। ये कुछ शब्द उन्होंने पूरी ताकत से कहे और अपने संयम को बनाए रखने का प्रयास किया। पश्चिमी राजा जिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद शाही भाई। बोलने के बाद वह ये तान के साथ वापस बैठ गया। असहज माहौल को देखते हुए किसी ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। संगीत और नृत्य फिर से शुरू हो गए और माहौल धीरे धीरे फिर से जीवंत हो गया। सभी सुख दुख को छुपा दिया गया था। कम से कम ऊपरी तौर पर तो ये सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर झुकाकर भोजन कर रहे पांचवें गुरु के चेहरे पर निराशा और क्रोध के भाव मिले जुले थे। टेबल के नीचे उसकी मुट्ठी कसकर भींची हुई थी, उसकी निगाहें तीखी और धमकी भरी थी। शुरू में मुझे लगा था कि हाई फैंग ही एकमात्र कमांडरी राजकुमारी है, जिसका मूल्य एक राजकुमारी के बराबर है। अचानक ही राजकुमारी हाई तांग प्रकट होती है। अब एक कमांडरी राजकुमारी से शादी करने का क्या मतलब रह गया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पीछे हटने की कीमत और भी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह दुविधा में था। पांचवा गुरु आक्रोश से अपने दांत पीस रहा था। फिर भी उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर नीचे रखा, उदासीनता का दिखावा किया। सौभाग्यवश भोज काफी जीवंत था। सभी लोग एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे, पी रहे थे और चांद को निहारने के लिए बाहर जा रहे थे। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डॉट 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 यू आवर के बाद राजकुमारी हाई फैंग नशे में धुत थी। उन्हें वहां से ले जाया गया और ये तांग भी वहां से चले गए। अंदर और बाहर मौजूद महिला मेहमान धीरे धीरे चली गईं, केवल कुछ पुरुष ही शराब पीते रहे। आज रात राजा वेस्टर्न जिया विशेष रूप से प्रसन्न दिखाई दिए। झाओ जुनियाओ को इधर उधर खींचते हुए उन्होंने काफी शराब पी ली। शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण, कुछ असंगत कथन बोलना झाओ जुनियाओ को रुक रुक कर सुनाई दे रहा था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दोनों ने प्रस्थान करने से पहले जू आवर तक शराब पी, जो मध्य शरद उत्सव भोज के समापन का प्रतीक था। जिया रूकिंग के पक्ष में डुआनिंग महल लौटकर उसने फीनिक्स का मुकुट उतार दिया। गर्म पानी से नहाने के बाद उसे थकान कम महसूस हुई। मुलायम चिकने रेशमी अंतर्वस्त्र पहने हुए वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। जेडयू ने अपनी गर्दन की मालिश करने के लिए कुछ औषधीय तेल ढूंढा। ऊब महसूस करते हुए जिया रुकिंग ने अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। लोग हमेशा कहते हैं कि चीजें अप्रत्याशित होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तान का ऐसा वंश होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह एक महिला जनरल बन सकती है। पश्चिमी जिया साम्राज्य अपनी साहसी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि बेटियां भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती हैं। हाई फैन को ही देख लीजिए। इसलिए ये तांग में ऐसी प्रतिभा और क्षमता का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जेडयू हंसे। सचमुच महान चू राजवंश में किस पुत्री में महिला सेनापति बनने की क्षमता है? इस बारे में बात करते हुए जेडयू को भी प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। आखिरकार जनरल ये की प्रतिष्ठा उनके बीच सर्वविदित थी। पिछले साल ग्वांगनान की लड़ाई से लौटने के बाद से यहाँ तक कि महल की छोटी दासियां और छोटे हिजड़े भी जानते थे कि महान चू राजवंश को एक असाधारण रूप से सक्षम महिला सेनापति मिल गई है। कुछ नन्ही महल की दासियों को जनरल ये को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जनरल ये के लिए चुपके से रूमालों पर कढ़ाई करना। उनके शब्दों में कहें तो इतने वीर और साहसी दिखने वाले व्यक्ति को देखकर लिंग भेद की परवाह कौन करता है? इसके अलावा शादी तो संभव ही नहीं थी, है ना? शिया रुकिंग ने अपना सिर झुकाया, थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर भविष्य में मेरी बेटी हुई तो वह जो चाहे सीख सकती है। अगर उसे पढ़ाई पसंद नहीं है तो उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे मार्शल आर्ट पसंद है तो वह उसका अभ्यास कर सकती है। जेडयू हंसा। गुरुजी, क्या आप राजकुमारी को जनरल ये की तरह पालना चाहते हैं? शिया रुकिंग ने तुरंत इसका खंडन किया। बस ऐसा नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या बन जाएगी।
मैं उसे राजधानी की उन कुलीन महिलाओं में से एक नहीं बनने दे सकता। वे सभी कठोर नियमों और शिष्टाचारों से बंधे हुए हैं। उनमें से कुछ ही लोग वास्तव में सुखी जीवन जीते हैं। वह स्वयं भले ही त्याग कर दे, लेकिन उसे आशा थी कि उसकी बेटी सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। उसे जिससे चाहे प्यार करने दो और उससे शादी करने दो। उसे जो चाहे करने दो। मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे। जेडयू ने अपना सिर झुकाया, थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति से हंस पड़ी। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो तुम्हारी नन्ही राजकुमारी कब आएगी? शेया रुकिंग ने सहज ही अपने पेट को छुआ और आह भरी। अफसोस, शायद इस साल नहीं, अगले साल ही संभव है। सी 880। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक जानी पहचानी गहरी आवाज गूंजी। शेया रुकिंग और जेडयू दोनों चौंक गईं। सम्राट, वे जल्दी से उठकर उनका अभिवादन करने गए। झाओ जुन्याओ ने अपना हाथ लहराया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही उसने नंगे पैर वाली जिया रुकिंग को वापस बिस्तर पर खींच लिया। भौहें चढ़ाते हुए, इतनी ठंड है, तुम फिर से नीचे क्यों उतर गए? उसने शेया रुकिंग को जबरदस्ती बिस्तर पर पटक दिया। उसने अपनी दर्द करती बांह को छुआ और शिकायत की। सम्राट, क्या आप थोड़ा नरमी नहीं बरत सकते? ठीक है, आप सब अब जाए। झाओ जुन्याओ ने अपना हाथ लहराया। जेडयू और अन्य लोगों ने झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गए। जिया रुकिंग ने अपने कपड़े ठीक किए और झाओ जुन्याओ को कपड़े बदलने में मदद की। उसे उससे शराब की तेज गंध आ रही थी। फिर उसने एक कटोरी होश में लाने वाला सूप मंगवाया और किसी से उसे नहलाने में मदद करने को कहा। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो वे बिस्तर पर लेट गए। हाय आवर का समय हो चुका था। शेया रुकिंग थक चुकी थी, लेकिन झाओ जुन्याओ होश में लाने वाला सूप पीने के बाद काफी सतर्क हो गया था। इसलिए, अरे सम्राट, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आह, हम एक एक करके कपड़े पर्दे के अंदर से बाहर उड़ने लगे। कुछ ही देर में कमरे में कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगी जिनसे चेहरा शर्म से लाल हो जाता था और दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। जेडयू और बाकी लोग शर्म से लाल चेहरे लिए बाहर खड़े रहे। आगे सुनने की हिम्मत न करते हुए वे जल्दी से चले गए। वहीं दूसरी ओर ली शेनगान ने राहत की सांस ली, मन ही मन सोचते हुए, सम्राट पिछले कुछ समय से काफी व्यस्त रहे हैं, अब उनके आराम करने का समय आ गया है। अगर अगले साल परिवार में एक और बच्चा जुड़ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। हरम में छानबीन करते हुए, केवल कुलीन महारानी जियान के पास ही इस प्रकार का सौभाग्य है। बाकी लोगों को धीरे धीरे सहन करना होगा। महल में जीवन ऐसा ही होता है, कुछ को कृपा प्राप्त होती है, कुछ को खोनी पड़ती है। उस समय किसने सोचा होगा कि एक साधारण महिला ऐसा कर पाएगी? अब 3 बेटों को जन्म देने के बाद वह हरम में सबसे सम्मानित महिला बन गई है। अरे, असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महल का वातावरण सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण था। हालांकि महल के बाहर स्थित डाकघर का माहौल बिल्कुल अलग था। पश्चिमी शिया के राजा अपनी बेटी को निहारने से थकते नहीं थे। उसने ये तांग को डाकघर में ही रुकने के लिए जोर दिया और ये तांग इनकार करने में असमर्थ होकर मान गई। इस बीच राजकुमारी हाई फैंग घोर निराशा में डूबी हुई थी। पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह शादी हो पाएगी। मेरे शाही चाचा राजकुमारी का विवाह महान चू के सम्राट से अवश्य ही करवाएंगे। भविष्य में मेरे शाही चाचा उस अभागी औरत को सब कुछ अच्छा देंगे। पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? मूल रूप से 5वां राजकुमार एक विकल्प हो सकता था, लेकिन अब तो विकल्प भी खतरे में है। दुखी, डरी हुई और निराश, उसका दिमाग पूरी तरह उथल पुथल में था। राजकुमार जिनकी निगाहें गहरी और अथाह थीं, उसने अपना सिर नीचे झुकाया, थोड़ी देर सोचा और फिर उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, फेंग फेंग, तुम और 5वें राजकुमार एक दूसरे से स्नेह रखते हो, पिताजी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हाई फैंग पलटवार करना चाहता था। वह अपने पिता को बताना चाहती थी। वास्तव में उसका सच्चा स्नेह महानचू के सम्राट के लिए था। 5वां राजकुमार तो बस एक दिखावटी व्यक्ति था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि एक बार जब वह बोल देगी तो उसकी जगह खड़ा व्यक्ति भी खो जाएगा। इसलिए वह केवल आंसू भरी आंखों से सिर हिला सकी। धन्यवाद पिताजी। थके हुए दिख रहे राजकुमार जिन ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे वापस सोने के लिए कहा। हाई फैंग ने अपने पिता के चेहरे पर भयावह भाव देखे और अधिक देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई और आज्ञाकारी होकर वापस लौट गया। दरअसल वापस जाने पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलती रही, इसे स्वीकार करने में असमर्थ थी। अंततः वह बिस्तर पर लेट गई, थोड़ी देर तक खूब रोई और धीरे धीरे उसकी भावनाएं शांत हो गईं। उसमें ऐसा क्या खास है जो उसे इतना अच्छा बनाता है? परिचित और अपरिचित सभी लोग उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं, और फिर भी मैं? क्या मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती? इतने लंबे समय तक जीवित रहने के दौरान उसके आसपास कोई सच्चा दोस्त नहीं था।
उसके आसपास मौजूद लोग या तो उसकी चापलूसी कर रहे थे या मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। कोई भी इंसान उससे अपने दिल की बात साझा करने को तैयार नहीं है। वे कुछ नौकर सिर झुकाए बैठे रहे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन मन ही मन वे चुपचाप आलोचना करते रहे। महामहिम, आपने कभी दूसरों को मित्र नहीं माना है ना? सचमुच, आपके दबंग रवैये को देखकर तो राजकुमार जिन भी सावधान हो सकते हैं। साथ ही आपको छोटी छोटी बातों पर लोगों को कोड़े मारने की आदत भी है। इस दुनिया में आज तक किसी ने भी अपने ही दोस्तों को कोड़े मारने के बारे में नहीं सुना है। इसीलिए कोई भी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और इसके पीछे एक कारण है। इन कारणों से बेशक हाई फैन को पता नहीं होगा, उस रात कुछ देर तक कंबल में मुंह छिपाकर रोने के बाद वह सो गई। अगले 3 दिनों में पश्चिमी एशिया के राजा हाईतान के शयन कक्ष को पुनर्व्यवस्थित करने में व्यस्त थे और अपनी पहचान के संबंध में महान चू राजवंश के साथ बातचीत करना। महान चू राजवंश का 5वें दर्जे का जनरल अचानक पश्चिमी एशिया साम्राज्य की राजकुमारी बन जाता है। यहाँ तक कि सबसे साहसी पटकथाएं भी इस तरह की कहानी लिखने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए प्रक्रियाएं काफी जटिल थीं। उन्हें राजस्व मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से अपना नाम हटाना पड़ा। वेतन की गणना करते समय उन्होंने पुरस्कार भी तैयार किए। बहरहाल, अपने रिश्तेदारों को ढूंढना एक अच्छी बात है। आखिरकार सम्राट और मंत्री के बीच बधाई देना तो बनता ही है ना? इस प्रकार पश्चिमी एशिया का राजा इतना व्यस्त था कि वह जमीन को छूने में भी असमर्थ था। ये तान भी बहुत व्यस्त था। उसे कई तरह की प्रक्रियाओं को संभालना पड़ता था और सभी पक्षों के मित्रों से निपटे। अब न केवल महान चू राजवंश, बल्कि पश्चिमी एशिया साम्राज्य और पूरी दुनिया जानती थी कि वह पश्चिमी एशिया साम्राज्य की राजकुमारी थी। तो चाहे वे उसके पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हों या अधीनस्थ अधिकारी, या फिर युद्ध मंत्रालय से उनके सहयोगी, सभी उन्हें बधाई देने आए थे। तभी ये तान को आखिरकार बात समझ में आई। अब से उसकी पहचान पूरी तरह से बदल जानी थी। 20 वर्षों से अधिक समय तक वह महान चू राजवंश के प्रति वफादार रही और उसी के अधीन जीवन व्यतीत किया। अंततः वह उसकी असली जन्मभूमि नहीं थी। वह अंततः एक ऐसी जगह पर लौटेगी जो हालांकि उसका जन्मस्थान है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित है। जब सब कुछ पूरा हो गया, अगस्त की 20 तारीख पहले ही बीत चुकी थी। उस दोपहर पश्चिमी एशिया के राजा झाओ जुनियाओ के शाही अध्ययन कक्ष में आए। जैसे ही उन्होंने स्मारकों को मंजूरी देना समाप्त किया, उन्होंने किसी को बुलाकर ड्रैगन वेल की प्रीमियम चाय बनाने और चाय के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स मंगवाए और दोनों ने बड़े उत्साह से बातें की। बातचीत के दौरान झाओ जुनियाओ ने एक ऐसी समस्या का जिक्र किया जो उनके मन में काफी समय से चल रही थी। जहर कांड में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमारे महान चू राजवंश ने अपनी पूरी कोशिश की है, अपराधी शायद हमारे बीच नहीं है। तो अगला कदम ये है कि आपकी तरफ से इस मामले की जांच की जाए। पश्चिमी एशिया के राजा ने इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। ये किया जा सकता है। झाओ जुनियाओ ने प्रशंसा करते हुए राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, पश्चिमी एशिया के राजा स्पष्टवादी हैं। पश्चिमी एशिया के राजा मुस्कुराए और उन्होंने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की। फिर उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। वैसे फेंगफेंग और आपके महान चू राजवंश के 5वें राजकुमार आजकल काफी चर्चा में हैं। सच कहूं तो युवा राजकुमार सोच रहा था कि अब उनके लिए कुछ व्यवस्था करने का समय आ गया है। आखिरकार फेंगफेंग में अभी भी उसका यही स्वभाव है। वह हमारे पश्चिमी चू की इकलौती कमांडरी राजकुमारी है। हम नहीं चाहते कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ झेलनी पड़े, और मुझे लगता है कि आप भी यही महसूस करते हैं। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि पश्चिमी एशिया के राजा ने बोल दिया है, मैं मना नहीं कर सकता, तो चलिए इसे करते हैं। मैं कल शाही फरमान का मसौदा तैयार करूंगा। चूंकि वे एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं, इसलिए जल्दी आगे बढ़ना भी एक अच्छी बात है। पश्चिमी एशिया के राजा हंसे। धन्यवाद महान चू के सम्राट। एक ऐसे राज्य की कमांडरी राजकुमारी जो न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा। उपपत्नी के रूप में नहीं बल्कि सीधे मुख्य पत्नी के रूप में प्रवेश करना एक उचित विवाह है, न कि अपमानजनक। झाओ जुनियाओ मंद मंद मुस्कुराए। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उन्हें पश्चिमी एशिया के राजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने उन मामलों का ध्यान नहीं रखा होता, महान चू राजवंश को आलोचनाओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।